हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 पढ़ेंगे। आर्टिकल 2 ये कहता है दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये बता दें कि उन स्टेट्स की बात हो रही है जो ऑलरेडी इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है, जो ऑलरेडी इंडियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, जो पहले से भारत में शामिल नहीं है। उन स्टेट्स को इंडिया में शामिल करने की बात हो रही है। तो ऐसी टेरिटरी को, ऐसे स्टेट को, ऐसे क्षेत्र को भारत में इंडियन यूनियन में कैसे शामिल किया जा सकता है? दो तरीके से। या तो उन्हें एडमिट किया जा सकता है इंडियन यूनियन में, या फिर उन्हें स्टैब्लिश किया जा सकता है। अब इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? एडमिट उन स्टेट्स को किया जाता है जो ऑलरेडी ड्यूली फॉर्म्ड हैं, जो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल इकाई है, जो पहले से बने बनाए राज्य हैं, उनको पार्लियामेंट क्या कर सकती है? एडमिट कर सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी टेरिटरी है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो पहले से एक राजनीतिक इकाई नहीं है, जो पहले से बना बनाया राज्य नहीं है, उसको पार्लियामेंट क्या करेगी? स्टैब्लिश करेगी और इंडियन यूनियन में शामिल कर लेगी। अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि इसका यूज कब और कहाँ किया गया। हमें पता है कि फ्रेंच लोगों का भारत में कुछ क्षेत्रों पर कब्जा था। इसमें पौंडीचेरी, यमन, माही, करकाल और चंद्रनगर शामिल थे। लेकिन जब पौंडीचेरी, यमन, माही, करिकाल इनको जब इंडियन यूनियन में शामिल किया गया, तब इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसलिए इसमें आर्टिकल 2 का यूज नहीं किया गया और पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 की पावर का यूज करके इन टेरिटरीज़ को भारत में शामिल किया। लेकिन चंद्रनगर, जो कि बंगाल के पास था, उससे जब 1954 में इंडियन टेरिटरीज में शामिल किया गया, तब पहली बार आर्टिकल 2 का यूज किया गया था। चंद्रनगर को इंडियन टेरिटरीज में शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 का पहली बार प्रयोग किया गया था। 1974 में जब सिक्किम ने, जो कि एक पड़ोसी देश था, भारत में शामिल होने की इच्छा जताई, तब 35th अमेंडमेंट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2A ऐड किया गया था और शेड्यूल 10 ऐड किया गया था और सिक्किम को एक अधीनस्थ राज्य का दर्जा दिया गया था, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर 1975 में 36th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो 35th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल ऐड किया गया था और शेड्यूल ऐड किया गया था, इन दोनों को ही हटा दिया गया, इन दोनों को रिपील कर दिया गया और सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तब सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो इस तरह से पार्लियामेंट आर्टिकल 2 का यूज करके न्यू स्टेट्स को यूनियन में ऐड कर सकती है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो भी पार्लियामेंट को ठीक लगती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं? नहीं। R.C. पौड्याल एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट डिड नॉट गिव पार्लियामेंट अनफेटर्ड पावर्स टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट के पास अनफेटर्ड, अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगानी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन के साथ साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वॉयलेट ना करने वाली होनी चाहिए। तो ऐसी होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट हो, ना कि पार्लियामेंट अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे नहीं लगा सकती है। पार्लियामेंट के पास अनफेटर्ड पावर्स नहीं है। तो ये था आर्टिकल 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।